एक सीट, हजारों उम्मीदें और एक चुनावी पहेली। चलिए आज हम सीधे चलते हैं असम की राताबारी विधानसभा में। यहाँ हम समझेंगे कि जमीन पर लोकतंत्र की लहरें आखिर बनती कैसे हैं और कैसे बदल जाती हैं। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये एक कोशिश है भारत की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के दिल को समझने की। भारत की सियासत को समझना है तो सिर्फ नक्शे देखने से काम नहीं चलेगा, जमीन को समझना पड़ेगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है बराक घाटी से। सोचिए, यहाँ की नदियाँ, ये चाय के बागान और लोगों की रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है, बस यही सब मिलकर राताबारी की सियासत को उसकी असली शक्ल देते हैं। यहाँ ज्योग्राफी, आप समझिए, सिर्फ कागज पर लकीरें नहीं है, ये लोगों की किस्मत तय करती है। तो राताबारी की अपनी एक बहुत खास पहचान है। ये एक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ राबिदास और मल्लाह समुदायों की आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन इसकी एक और पहचान भी है, एक ऐसी पहचान जो हर साल मॉनसून में सामने आती है। कटाखल और बराक नदियाँ जो जिंदगी देती हैं, वही हर साल तबाही भी लाती हैं। विनाशकारी बाढ़ जो न सिर्फ खेत और घर बल्कि लोगों की उम्मीदों को भी बहा ले जाती है। और ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नहीं हैं, ये राताबारी के लोगों की रोज की जिंदगी की सच्चाइयां हैं। आप इमेजिन कीजिए, बॉर्डर के पास गांव में डर का माहौल, हर साल बाढ़ में फसल का डूब जाना, नौजवानों के लिए नौकरियों का ना होना और एक गहरा एहसास कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही। सियासत से अलग यहाँ रोजमर्रा की रोटी और सुरक्षा का एक असली संघर्ष चलता है, और यही वो साइलेंट इशू है जो हर चुनाव में जरूर होता है। तो सवाल ये उठता है कि इन जमीनी हकीकतों का, इन शिकायतों का आखिर चुनावी नतीजों पर असर क्या पड़ता है? कैसे ये सारे मुद्दे, ये सारी भावनाएं आखिर में जाकर वोट्स में बदल जाती हैं? चलिए अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो यहाँ की पॉलिटिकल चैलेंज को बिल्कुल साफ कर देंगे। 36,221, 36,221। साल 2021 में हार का अंतर ये था। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हजारों लोगों के फैसले छुपे हैं। ये एक ऐसा भरोसा है जो जीता नहीं जा सका, लेकिन ये कोई ऐसी खाई भी नहीं जिसे भरा ना जा सके। इसको ठीक से समझने के लिए हमें वोट शेयर को और करीब से देखना होगा। अब वोट शेयर का गैप देखिए, लगभग 62% बनाम 35%। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इतना बड़ा फासला सिर्फ कैंडिडेट की वजह से नहीं आता, इसके पीछे एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी है, एक बिल्कुल साफ नैरेटिव है और वोटर्स को बूथ तक लाने की एक सफल स्ट्रैटेजी। इस बात को समझना किसी भी कमबैक की पहली सीढ़ी है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जीतने के लिए 15 से 20% का स्विंग चाहिए। ये जो लगभग 20,000 अतिरिक्त वोट हैं, ये आएंगे कहाँ से? कौन है ये लोग? क्या ये वो वोटर्स हैं जो निराश हैं, या नए युवा वोटर्स, या फिर वो जो पिछली बार दूसरी तरफ थे? इस पहेली को सुलझाने के लिए अब हमें और गहराई में उतरना होगा। तो 2021 में ये नतीजा आखिर आया क्यों? देखिए, किसी एक इंसान या एक गलती पर इल्जाम लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन असली वजह अक्सर कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो चलिए उन कारणों को समझते हैं, और हमारा फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उन सिस्टमैटिक रीजंस पर होगा जिन्होंने इस चुनावी लहर को बनाया। 2021 में तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा का एक बहुत पावरफुल नैरेटिव था, वहीं दूसरी तरफ चैलेंजर के पास मौका था स्थानीय मुद्दे उठाने का, जैसे कि रोजगार, शिक्षा और बाढ़ से राहत। ये दिखाता है कि एक बड़ी इमोशनल अपील और जमीन के असली मुद्दों की लड़ाई, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना कितना जरूरी है। और यहीं पर हमें अपने लोकतंत्र का आधार याद करना चाहिए, हर नागरिक का सम्मान। इसका मतलब ये है कि पब्लिक डिस्कोर्स, यानी जो राजनीतिक चर्चा है, उसे बंटवारे वाली बातों से ऊपर उठना होगा। फोकस उन असली मुद्दों पर होना चाहिए जो लोगों की जिंदगी, उनकी बेहतरी और सुरक्षा पर सीधा असर डालते हैं। गवर्नेंस का असली मतलब तो यही है ना। अगर हम राताबारी की चुनावी हिस्ट्री देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। ये सीट कभी भी किसी एक पार्टी की नहीं रही है, सत्ता यहाँ बदलती रही है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। बस शर्त यह है कि उसे कोई ठोस विकल्प, कोई कॉन्क्रीट ऑल्टरनेटिव नजर आए। राताबारी में डेटा एक बिल्कुल साफ कहानी कहता है। वोटर टर्नआउट और इलेक्शन रिजल्ट के बीच एक सीधा कनेक्शन है। जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो नतीजा एक तरफ जाता है,
जब कम होता है तो दूसरी तरफ। इससे एक बात बिल्कुल साफ है, असली लड़ाई जमीन पर है, वोटर्स को बूथ तक लाने की। लेकिन चुनावी नतीजे सिर्फ नारों या वोटिंग प्रतिशत से तय नहीं होते। एक इनविजिबल फोर्स भी काम करती है, और वो है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अब हम उन ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरियों पर फोकस करेंगे जिन्होंने चैलेंजर की हार में एक बड़ा रोल निभाया, जैसे कि पार्टी नेटवर्क का कमजोर होना और वोटों का बट जाना। 2016 का नतीजा वोट स्प्लिटिंग की कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, जब एआईयूडीएफ जैसी थर्ड पार्टी मैदान में होती है तो वह अक्सर विपक्ष के वोटों को बांट देती है। इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलता है। एक मजबूत विपक्ष के लिए वोटों का इस तरह से बिखरना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, हमारे स्रोत में आईएनसी का 2016 का वोट शेयर उपलब्ध नहीं है, और ये जो एनालॉजी है ये राताबारी पर बिल्कुल फिट बैठती है। आप सोचिए, किसी भी पार्टी का जो ग्राउंड नेटवर्क होता है वो नदी के किनारे बने बांध जैसा होता है। अगर वो मजबूत है तो वो किसी भी लहर को रोक सकता है, लेकिन अगर वो कमजोर पड़ जाए तो सियासी बाढ़ को रोकना नामुमकिन हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा खड़ा करने का काम यहीं से शुरू होता है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, लेकिन अब समाधान क्या है? देखिए, विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ कारण ढूंढना नहीं होता, बल्कि आगे का रास्ता तैयार करना होता है। तो अब हम एक व्यवस्थित योजना, एक ब्लूप्रिंट का फ्रेमवर्क देखेंगे, जिसका लक्ष्य मतदाताओं का भरोसा दोबारा जीतना और उन्हें आगे चलकर अच्छे परिणाम देना है। चुनाव में चेहरा, द फेस, बहुत मायने रखता है। सही उम्मीदवार चुनना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। तो विकल्प क्या है? क्या वो कोई ऐसा सामुदायिक नेता हो जिस पर सबको भरोसा हो, या फिर कोई युवा चेंज एजेंट जो नए वोटरों को जोड़े, या कोई लोकप्रिय बाहरी व्यक्ति? हर आर्केटाइप की अपनी ताकत है, और ये एक अहम रणनीतिक फैसला है कि कौन राताबारी के लोगों से सबसे बेहतर कनेक्ट कर पाएगा। एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर नहीं रहती, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। ये जो 90 दिन की योजना है, ये दिखाती है कि वापसी कैसे की जा सकती है, चरण दर चरण, उम्मीदवार तय करने से लेकर लोगों की शिकायतें सुनने तक, और फिर उन्हीं मुद्दों पर एक घोषणा पत्र लाने तक। ये एक स्पष्ट चरणबद्ध प्लान है। ये बताता है कि चुनाव जीतने के लिए अनुशासन और व्यवस्थित काम दोनों जरूरी हैं। और आज के डिजिटल युग में एक बात और समझनी जरूरी है, एक वोटर का डेटा उनकी पहचान का ही एक हिस्सा है। इसका इस्तेमाल करने से पहले उनकी सहमति लेना, यानी कंसेंट, और मकसद साफ करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से ही हर कदम पर लोगों का भरोसा बना रहता है और उनकी निजता का सम्मान होता है। याद रखिए, विश्वास डेटा से नहीं, विश्वास सम्मान से बनता है। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। तो एक तरफ आप देखते हैं एक मजबूत सोशल मीडिया मशीनरी, इसके जवाब में चैलेंजर की रणनीति क्या हो सकती है? एक ग्रास रूट्स डिजिटल रणनीति, मतलब हर बूथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, राताबारी की कहानियां जैसे रील्स बनाना, और सबसे जरूरी, गलत सूचनाओं को तुरंत काउंटर करना। ये डिजिटल खाई को कम करने का तरीका हो सकता है। तो आखिर में राताबारी के लोगों के सामने चुनाव क्या है? देखिए, ये सिर्फ दो पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं है, न ही ये सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच का मुकाबला है। ये राताबारी के भविष्य के लिए दो अलग अलग रास्तों के बीच का चुनाव है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या राताबारी का भविष्य अतीत की शिकायतों से तय होगा, या विकास, सुरक्षा और सम्मान की एक ठोस योजना से? ये फैसला सिर्फ राताबारी का नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र की दिशा तय करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।